जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल दी कॉपी पेन में। तो पिछले वीडियो में आप लोगों ने विद्यालय और समुदाय जो पिछला पार्ट था उसकी बात हम लोगों ने कर ली थी। आज का जो हमारा नया लेसन है वो है उभरते समाज के प्रमुख मुद्दे। ठीक, तो सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि ये जो लेसन है ये अन्य लेसनों की तुलना में काफ़ी बड़ा है। ठीक, तो हम इसको कई पार्ट में पढ़ेंगे जिससे कि आप को आराम से समझ में आ जाए। ठीक, तो इसमें सबसे पहले ये आप देख लीजिए कि आपको इसमें पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले तो शिक्षा का सार्वभौमिकरण एवं शैक्षिक अवसरों की समानता। इसके बाद शिक्षा का व्यवसायीकरण एवं इस पर नियंत्रण। नेक्स्ट है बचपन छीनता बाल श्रम और निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा में बाधक क्या, ये बचपन छीनता बाल श्रम। जनसंख्या शिक्षा में अर्थ आवश्यकता महत्व एवं समयानुरूप मानव संसाधन विकास। जातिवाद अलगाववाद सांप्रदायिकता एवं इसके दुष्परिणाम। सामाजिक पारस्परिक सौहार्द व समरसता वर्तमान आवश्यकता। पर्यावरण प्रदूषण एवं पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता। इसके बाद जल संचयन ऊर्जा एवं भूमि संरक्षण। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे भूमंडलीय ताप वृद्धि जिसको आप लोग ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं एवं जलवायु परिवर्तन भूमंडलीकरण। लैंगिक असमानता तथा उसका प्रभाव। शिक्षा द्वारा लैंगिक समानता के प्रति समझ व संवेदनशीलता का विकास। नेक्स्ट है कि जनसंचार माध्यमों की बढ़ती भूमिका और समाज पर इसका बहुआयामी प्रभाव। तो ये इस लेसन में इतने टॉपिक हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। तो पहला प्रश्न है कि प्राथमिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने हेतु तीन प्रमुख आयामों का परिचय दीजिए। संविधान के संकल्प को पूर्णता प्रदान करने हेतु यदि प्राथमिक शिक्षा का लाभ कोने कोने तक पहुंचाना है तो इसे सर्वसुलभ बनाया जाना चाहिए। प्राथमिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने हेतु इसके तीन आयामों पर विचार करना होगा। कौन कौन से तीन आयाम हैं? नंबर एक तो सुविधाओं की सर्वसुलभता, मतलब जो सुविधाएं हैं विद्यालय सुविधाएं में सबसे पहले भाई विद्यालय ही होगा और फिर उसमें तमाम चीज़ें आ जाएंगी। तो विद्यालय की भाई सर्वसुलभता होनी चाहिए और नामांकन का मतलब है कि इसमें भाई बच्चों का नामांकन बालक बालिकाओं का नामांकन होना चाहिए और सर्वव्यापीकरण। तो ये तीन चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं, इनको आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। देखते हैं पहला है कि सुविधाओं की सर्वसुलभता। इसका मतलब क्या है? प्राथमिक शिक्षा की सर्वसुलभता की प्रथम सुविधा क्या है कि भाई विद्यालय का घर के करीब होना ताकि बच्चे अकेले विद्यालय सुरक्षित रूप से कम समय में पहुंच सके। प्रत्येक छोटे से छोटे गांव में विद्यालय स्थापित होने चाहिए। नगरों में भी प्रत्येक चौक या चौराहे से पहले ही विद्यालय होना चाहिए। पंचवर्षीय योजनाओं के प्रतिफल स्वरूप अनेक प्राथमिक विद्यालयों का निर्माण हो चुका है। प्राथमिक शिक्षा का प्रथम चरण विद्यालय भवनों के रूप में पूर्ण हो चुका है। नेक्स्ट है सर्वव्यापी नामांकन, ठीक, जिसको इनरोलमेंट कहते हैं, यूनिवर्सल इनरोलमेंट। प्राथमिक विद्यालय में 6 से 14 वर्ष तक के प्रत्येक बालक बालिका का अनिवार्य रूप से प्रवेश दिलाने को ही सर्वव्यापी नामांकन कहते हैं। ठीक, इसके बाद स्थायित्व या सर्वव्यापीकरण। बालक बालिकाओं का प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश लेने के पश्चात पूर्ण विद्यालयी शिक्षा प्राप्त करने तक विद्यालय में स्थायी रूप से टिका रहने को क्या कहते हैं? स्थायित्व या सर्वव्यापीकरण। ठीक, मतलब बीच में विद्यालय न छोड़े। तो इन तीन चीज़ों के बारे में हम लोगों ने संक्षिप्त में अच्छे से समझ लिया है। इसके बाद शैक्षिक अवसरों की समानता के कारण अवसर की समानता से क्या तात्पर्य है जानते हैं। शिक्षा का एक महत्वपूर्ण सामाजिक उद्देश्य क्या है कि अवसर की समानता प्रदान करना। परंतु अवसर की समानता का अर्थ क्या है? शैक्षिक अवसरों की समानता से आशय है कि सभी बालकों को शिक्षा प्राप्त करने के समान अवसर प्राप्त हों। ठीक, शिक्षा प्राप्त करने के, और भारत में ऐसी स्थिति नहीं है क्योंकि कई सारे बालक बालिकाओं के सामने ऐसी समस्या है जिससे वो शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते। तो पढ़ते हैं। शिक्षा के अवसरों की विसमानताएं अनेक प्रकार से उत्पन्न होती हैं। उदाहरण के लिए जिन स्थानों पर विद्यालयों की स्थापना नहीं हुई है वहाँ बालकों को पढ़ने की वे सुविधाएं प्राप्त नहीं होती जो उन बालकों को प्राप्त होती जहाँ इस प्रकार के विद्यालय हैं।
इस प्रकार शिक्षा के अवसरों की समानता से आशय यह हुआ कि सभी बालकों को शिक्षा प्राप्त करने की समान सुविधाएं तथा अवसर प्राप्त हों। और शिक्षा आयोग ने लिखा है कि शिक्षा का एक महत्वपूर्ण सामाजिक उद्देश्य है अवसर की समानता प्रदान करना, जिससे पिछड़े तथा दलित वर्ग और व्यक्ति शिक्षा के द्वारा अपनी स्थिति सुधार सकें। जो भी समाज सामाजिक न्याय को अपना आदर्श मानता है और आम आदमी की हालत सुधारने तथा सारे शिक्षा पाने योग्य व्यक्तियों की शिक्षा देने को उत्सुक है, उसे यह व्यवस्था करनी ही होगी कि जनता के सब वर्गों को अवसर की अधिकाधिक समता प्राप्त हो जाए। एक समतामूलक और मानवता मूलक समाज जिसमें कमज़ोर का शोषण कम से कम हो बनाने का यही एक सुनिश्चित साधन है। नेक्स्ट है कि शैक्षिक अवसरों की असमानताओं के कारण। मान लीजिए अगर प्रश्न आता है कि शैक्षिक अवसरों की असमानताओं के कारण को बताइए, तो पॉइंट्स के माध्यम से समझेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। पहला है शिक्षा आयोग। इस पर इन्होंने लिखा है कि शिक्षा के अवसरों की विषमताएं अनेक तरीक़ों से पैदा होती हैं। जैसे नंबर 1 आप लिख सकते हैं कि जहाँ पर विद्यालय नहीं है वहाँ के बालकों को वे शैक्षिक अवसर प्राप्त नहीं होते जो उन बालकों को प्राप्त होते हैं जहाँ ऐसे विद्यालय विद्यमान हैं। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट आप लिख सकते हैं कि कभी कभी इस बात की ओर पूरी ध्यान नहीं दिया जाता कि इस समय देश के विभिन्न भागों के शैक्षणिक विकास में भारी असंतुलन मौजूद है। ठीक। नेक्स्ट आप लिख सकते हैं कि शिक्षा के अवसरों की विषमता का एक और कारण यह है कि जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग निर्धन है और थोड़ा भाग धनी है। तो ऐसे में जिसके पास पैसा है वो शिक्षा प्राप्त करने में सक्षम है और जिसके पास नहीं है वो इस अवसर को प्राप्त नहीं कर पाता। नेक्स्ट आप लिख सकते हैं कि शैक्षिक अवसरों में असमानता विद्यालय और कॉलेजों के अपने अपने भिन्न स्तरों के कारण उत्पन्न होती है। जैसे किसी कॉलेज में आप देखे होंगे ना कि कई कई कॉलेज में क्या होता है कि एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं, कहीं कहीं पे मेरिट के आधार पर उनको बच्चों को लिया जाता है। तो ये है इसका मतलब। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिख सकते हैं कि घरेलू वातावरण के भिन्न भिन्न होने के कारण भी भारी विषमताएं पैदा होती हैं। जैसे कहीं किसी बच्चों के जो माता पिता होते हैं वो अशिक्षित होते हैं, ठीक, और कोई बच्चों के जो माता पिता होते हैं वो शिक्षित होते हैं, तो इसका भी प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है कि सभी स्तरों पर बालक और बालिकाओं की शिक्षा में भारी अंतर है। हमारे देश में बालिकाओं की शिक्षा की उतनी व्यवस्था नहीं है जितनी कि बालकों की शिक्षा की व्यवस्था है। सेकंड इसके बाद है कि उन्नत वर्गों और पिछड़े अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के शैक्षणिक विकास का अंतर जो पहले अंतर जितना ही बड़ा और कभी कभी उससे भी अधिक बड़ा होता है। तो ये कारण हैं असमानताओं के, तो आप ध्यान में रखिएगा। पॉइंट वाइज लिख सकते हैं, इसमें बड़ा आप देख रहे हैं कि मतलब काफ़ी डिटेल में लिखा है, लेकिन आप पॉइंट वाइज बना के अलग नोट कर सकते हैं। इसके बाद शैक्षिक अवसरों की समानता हेतु किए जा रहे कुछ प्रयास हैं, उनको देखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि इस विषमता को दूर करने के लिए मितव्ययिता और दक्षता को ध्यान में रखते हुए अधिक से अधिक स्थानों पर शिक्षण संस्थाएं खोली जानी चाहिए और छात्रों को अधिक से अधिक संख्या में छात्रवृत्ति देनी चाहिए। ठीक। इसके बाद सरकार को ऐसी नीतियाँ बनाई जा सकें जिससे कि भाई शिक्षा में जो ये असमानता है उससे क्या हो सके कि समानता आ सके। फीस धीरे धीरे हटा देनी चाहिए। छात्रों को पुस्तकें, स्टेशनरी, दिन का भोजन, विद्यालय की वर्दियाँ भी मुफ्त में दी जाएं। छात्रवृत्तियों की संख्या बहुत अधिक बढ़ाने का कार्यक्रम बनाना चाहिए और निर्धन वर्ग के बच्चों पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। माध्यमिक विद्यालयों तथा उच्चतर शिक्षा के संस्थानों में पुस्तक बैंकों का कार्यक्रम विकसित होना चाहिए। स्त्रियों की शिक्षा को अगले कुछ वर्षों के लिए शिक्षा का एक बड़ा कार्यक्रम मानना चाहिए। स्त्रियों की शिक्षा के लिए आवश्यक धन प्राथमिकता के आधार पर दिया जाना चाहिए और सभी स्तरों पर सभी क्षेत्रों में बालिकाओं की शिक्षा की ओर पर्याप्त ध्यान दिया जाना चाहिए। छात्रावासों की व्यवस्था दी जानी चाहिए। तो ऐसे ही पॉइंट्स हैं, आप इनमें से 6-7 पॉइंट या 10 पॉइंट आप ध्यान में रख सकते हैं जिससे कि ये आंसर आपका कंप्लीट होता है। इस आंसर में कई सारे खंड हैं, जैसे असमानताओं के कारण या उनको दूर करने के प्रयास और शैक्षिक अवसरों की समानता का अर्थ। तो आप पॉइंट वाइज इसको आराम से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो फिर आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही है, बाकी की अन्य चीज़ें हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक, तो आप इसको अच्छे से समझ लीजिए और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में।